सभा, वेलकम टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि वेबिनार के अंदर जो है मैं अपने संबंध में बताता हूँ। मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं है। मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा जैसे जो अधिकार हैं उनका समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश। एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। एवं आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालन कर रहे हैं माननीय संचालक महोदय जी। राष्ट्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी, उपासक, उपासिकाओं और देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संविधान के ऊपर एक विधिक जागरूकता के दृष्टिकोण से कार्यक्रम लगातार प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि किसी भी देश को चलाने के लिए कम से कम 3 अंगों की बहुत जरूरत होती है। एक कार्यपालिका होती है, दूसरी विधायिका होती है और तीसरी न्यायपालिका होती है। विधायिका, सर स्क्रीन चेंज कर लीजिए। स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ। तो विधायिका का काम होता है विधियों का निर्माण करना, कानून बनाना। कानून बनाने का काम जो है विधायिका करती है और कानून से देश चलता है, कानून से नागरिक चलते हैं, कानून से चपरासी चलते हैं, कानून से अधिकारी चलते हैं, कानून से मंत्री चलते हैं, कानून से प्रधानमंत्री चलते हैं
कानून से ही राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी चलते हैं। हर व्यक्ति को लिखे हुए कानून के अनुसार ही चलना पड़ता है। और कानून की जब हम बात करते हैं, कानून के राज की, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, व्यक्ति का राज नहीं, कानून का राज। तो कानून के राज के अंतर्गत कोई भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य को करने की तरीके और उस कार्य को करने का अधिकार सबसे पहले लिखा हुआ होना चाहिए। पहले कानून बनेगा, फिर बने हुए कानून के अनुसार काम होगा। किसी भी प्रकार से मन की बात या मनमाने पूर्ण तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। जो कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। तो जो न्यायपालिका पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्तमान समय में, जिसका काम है न्याय प्रदान करना, मुख्य उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। और उसके लिए जो भारत देश के अंदर टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, उन टैक्स से जो धन संचित होता है, उस संचित धन से अरबों खरबों रुपया लगा के पूरे देश के अंदर जो है न्यायिक प्रशासन तैयार किया गया है, जिसका काम है न्याय प्रदान करना। किसको न्याय प्रदान करना? जनता को न्याय प्रदान करना। जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जाता है और एक सिस्टम बनाया गया है न्यायपालिका। तो यह न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अनुच्छेद 140 में कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, अनुच्छेद 141 में भी मैं बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, जैसे कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बंधा हुआ नहीं है, परंतु उसके द्वारा दिए गए निर्णय से उसके अधीनस्थ न्यायालय बंधे हुए हैं, बाध्यकारी हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, जो जुडिशरी की परिभाषा में आते हैं, उन सब के लिए आर्टिकल 141 है, और वह यह है सीधा सीधा कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है, बंधा हुआ नहीं है उससे। परंतु उच्चतम न्यायालय जो निर्णय करता है बैठ करके दिल्ली में, उसके निर्णय को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैक्ट एंड इशू, तथ्यों को देखते हुए, तो उसमें घटनाक्रम है सुप्रीम कोर्ट के केस में, वही घटनाक्रम अगर जो है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो याचिका या केस लगाया गया है, उसमें अगर समानता है दोनों केसेस में, तो समान केसों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय उसके बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग, बिल्कुल बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा। ये अनुच्छेद 141 है, ये उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अब 141 के बाद 142 के विषय में भी मैं बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय के
आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन जब तक कि खोज आदि के संबंध में ना हो। तो अनुच्छेद 142 भी स्पष्ट है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, अधीन शब्द लिखा हुआ है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति रखता है। यानी जो ये पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अनुच्छेद 142 में जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानून के अधीन रहते हैं। यानी अधीन शब्द से आशय ये समझ लीजिए कि कानून के अंडर में रहते हुए, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, कानून की सर्वोच्चता है और सुप्रीम कोर्ट उसके अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की शक्ति रखती है। कहने का मतलब किसी भी देश में ग्रैंड नाउंस सबसे बड़ा कानून संविधान ही होता है। किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ा कानून क्या होता है? संविधान होता है। जो विधियां संविधान में लिखी होती हैं वो अन्य विधियों से सर्वोच्च होती है। जैसे भारतीय दंड संहिता है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, दूसरे एक्ट जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, उनसे संविधान बड़ा है। संविधान की सुपरमेसी होती है। तो संविधान को बनाते हैं विधायिका के लोग जो जीत कर वहां जाते हैं, और इतने महत्वपूर्ण संविधान को, जो इतना बड़ा संविधान होता है, उसको इतने बड़े व्यक्ति, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अथक प्रयास से बनाया। अब बना के जो संविधान दे दिया है, उस संविधान के संबंध में जो संविधान का संशोधन है, उस संविधान के संशोधन के कारण यह संविधान जिंदा है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ में हर समस्या का समाधान ढूंढना कैसे है? संविधान से, कानून से। और जो संविधान का संशोधन है 368, अगर वह जो है नहीं होगा तो संविधान में आने वाले भविष्य के लिए समस्याओं का समाधान करने की शक्ति नहीं रहेगी। ये संविधान तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि इसमें संशोधन करने की शक्ति रहती है, क्योंकि समय समय पर परिस्थितियां बदलती हैं, समय समय पर पीढ़ियां बदलती हैं, समय समय पर आवश्यकताएं बदलती हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कानून की जरूरत है, और उन कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट होती है, विधानसभाएं होती है, वो बनाती हैं। जो भी हमारे देश के जनप्रतिनिधि वहां पर जीत कर पहुंचते हैं, तो वो जो कानून बनाते हैं, उन कानूनों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे सकती है। कहने का मतलब सम्मान पहले, सबसे पहले क्या होता है, न्यायालय में जब कोई केस दाखिल होता है तो सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। अब एक पक्ष ने आगे न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल कर दिया, अब दूसरे पक्ष को भी उस
बिंदुओं पर सुनना है कि भाई तुम्हारा क्या मामला है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया और हस्बैंड ने डाइवोर्स की जो है एक जो है केस फैमिली न्यायालय में प्रस्तुत करी, तो अब क्या होगा? हस्बैंड ने तो पेश कर दी, वाइफ को पता नहीं कि उसके विरुद्ध डाइवोर्स का भी जो है कोई केस फाइल हुआ है। तो वाइफ को सुने बगैर न्यायालय निर्णय नहीं कर सकता। न्याय तो दूर की बात है, न्याय तो होगा ही नहीं, वाइफ को सुनना पड़ेगा। तो वाइफ को सुनने का एक सिद्धांत है और वो है नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, जो कि विधि शास्त्रियों द्वारा स्थापित किया गया है। जो विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, उस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। वह सिद्धांत का एक बिंदु ये कहता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। यदि दूसरे पक्ष को न्यायालय नहीं सुनता है, उसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं प्रदान करता है, तो उस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय नैसर्गिक न्याय के इस सिद्धांत के आधार पर शून्य घोषित कराया जा सकता, वो शून्य होगा। वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विल बी 0 because the court has not followed the doctrine of natural justice। तो दूसरे पक्ष को सुनो। अब दूसरे पक्ष को सुनने के लिए क्या करना होता है? न्यायालय को सबसे पहले दूसरे पक्ष के पते पे सूचना भेजनी पड़ती है, जिससे बोलते हैं समन। समन जाता है। समन के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं न्यायालय में उपस्थित हुआ, मान लो क्रिमिनल केस है, कोई गवाही के लिए किसी गवाह को जो है एक समन आया कि भाई आप आइए, आपको गवाह में नोट किया गया है, यू हैव टू गिव योर एविडेंस, है, और वो नहीं आता है, फिर दूसरा समन भेजा जाएगा, भाई अब आ जाओ। फिर तीसरा समन भेजा जाएगा, नहीं फिर आ जाओ। अगर वो आता ही नहीं है तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास उसको जबरदस्ती बुलाने की शक्ति होनी चाहिए। तो क्या होता है? वारंट होता है। वारंट होता है, वारंट में पुलिस जाती है लेने के लिए, और अगर वारंट में भी नहीं बात बनती है तो फिर NBW होता है, नॉन अवेलेबल वारंट, और उसमें उसको पकड़ के लाते हैं और जमानत तक नहीं होती, जेल में डाल देते हैं। ये है कि उसको अदालत में प्रेजेंट होना है। तो दो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए आदेश जारी कर सकती है। अब आर्टिकल 143 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 143 के अंदर भी जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 131 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। इट मीन्स इट इज ए पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये जो है कार्यपालिका की शक्ति है। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे मामले में जो विवादित मामला है, जो इस प्रकार के विवाद को जो हल करने के लिए, उसको न्याय निर्णय करने के लिए, राय देने के लिए वह कह सकते हैं, और माननीय न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है अनुच्छेद 144 के अंदर कि हर एक बात के लिए
विधायिका का मुंह ताकना, है ना। अगर मान लो न्यायपालिका को कोई काम करना है और कोई लॉ नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा भाई, विधायिका कानून बनाए, तब जो है न्यायपालिका उस कानून के अधीन रहते हुए काम करे, यही तो है। परंतु हर एक छोटी छोटी बात पर विधायिका यानी संसद कानून नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा काम है, उसी में व्यस्त रहती है विधायिका। संसद के 2 सत्र होते हैं कम से कम, उन सत्रों में प्रतिदिन जो डिबेट होती है नए नए कानूनों पे, उन्हीं के लिए समय कम पड़ जाता है। अगर 365 दिन भी पार्लियामेंट चलाई जाए तो भी हर छोटी बड़ी बात के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, वहां पर कानून हर बात के लिए नहीं बन सकता। तो मुख्य मुख्य जो अधिनियम है उनको वो बनाते हैं। फिर कैसे चलेगा देश, कानून का राज कैसे होगा, क्योंकि हर बात तो विधायिका द्वारा बन नहीं सकती, कानून बनाने का काम तो विधायिका ही का है। परंतु एक से बढ़कर एक योग्य व्यक्ति विधायिका में होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी योग्यता और जिनके जो है व्यक्तित्व पर चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है, सब अपने आप में सक्षम होते हैं और जनता द्वारा चुने होते हैं। उस इतने सारे लोग, इतने काबिल लोग होने के बावजूद भी हर बिंदु पर कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती। तो फिर कैसे चलेगा कानून का राज, कैसे चलेगा, तो फिर यहाँ से निकल के आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। प्रशासन को अपने कार्य को करने के लिए नियम पर नियम कानून बनाने का अधिकार प्राप्त। अब उसका लीगलाइजेशन जो है आर्टिकल 144 के द्वारा किया गया, और साफ साफ संविधान निर्माताओं ने सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना डिसाइड किया कि जो भारत के क्षेत्र में सभी प्रकार के सिविल अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय को सहायता प्रदान करेंगे। कैसे, जहां जहां आवश्यकता होगी। इसमें क्या है कि जहां न्यायालय को सिविल और न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी, सुप्रीम कोर्ट को वो डायरेक्शन दे देगा एंड दे विल बी सपोर्ट। ये एग्जीक्यूटिव के समस्त अधिकारियों के लिए एक जो है गाइडलाइंस हो जाती है और वो करेंगे। और एग्जीक्यूटिव के अलावा जो है, जो आपका न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में और न्यायपालिका के अंडर में ही होता है। तो इन अधिकारियों के संबंध में बताया गया कि यू हैव टू सपोर्ट देम। अब अनुच्छेद 145 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधा आप देख रहे हैं कि न्यायालय को जो है नियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कैसे, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अब जैसे संसद द्वारा अनुच्छेद 145 बनाया गया है, तो अनुच्छेद 145 के अधीन रहते हुए, अंडर द आर्टिकल 145 के अंतर्गत रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यहाँ थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है और वो थर्ड पार्टी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुत ही
पावरफुल पद है भारत के अंदर। और जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करते हैं तो जगह जगह राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट दिखता है हमको। हम जो है राष्ट्रपति के इन्वॉल्वमेंट को जगह जगह पाते हैं। जगह जगह राष्ट्रपति को डाल करके न्यायपालिका और विधायिका को निरंकुश और तानाशाह होने से रोकने का प्रयास भी संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है लीगल वे में। अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगा, नियम नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय के नियमावली संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति, प्रोसीजर और सिस्टम, प्रक्रिया और उसका सिस्टम के लिए साधारणतया विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। ये जो निम्नलिखित है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आर्टिकल 145(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संसद के अंदर बनाए हुए कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन के से, क्योंकि जो न्यायपालिका विधि बनाएगी, नियम बनाएगी, वह राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होगा। तो इनको विधि बनाने की यहाँ शक्ति प्रदान कर दी गई है। अब क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं संक्षेप में देखते हैं। न्यायपालिका को न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, कैसे? पहला पॉइंट है कि जो न्यायपालिका है उसमें दो भाग हैं, बार और बेंच। ये जो बेंच होती है इसमें न्यायाधीश होते हैं और जो बार होती है उसमें एडवोकेट्स होते हैं। बार और बेंच दोनों मिल करके न्यायिक कार्य करते हैं। बार के लोग एडवोकेट्स होते हैं। भारत के अंदर जो बार है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके अंतर्गत जो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसी तरीके से राज्यों में भी राज्यों की बार काउंसिल होती है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है ना, मध्य प्रदेश बार काउंसिल। इस तरीके से स्टेट की बार काउंसिल होती है। स्टेट की बार काउंसिल में जो है प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट के न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट की बार काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक, और पंजीकरण होता है एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अधिवक्ता पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसको वहां से सर्टिफिकेट मिलता है, एक नंबर प्राप्त होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेने के बाद वह बैंड लगाते हैं और लिखते हैं एडवोकेट। एक प्लेन LLB व्यक्ति जो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है वह एडवोकेट नहीं लिख सकता। वो LLB पे तो लिख सकता है, उसने 3 वर्ष का विधि स्नातक का कोर्स किया है और परंतु वह एडवोकेट नहीं है। तो एडवोकेट कैसे काम करेंगे, उन पर क्या अनुशासन होगा,
उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होगा, क्या एडवोकेट के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कैसे हो सकती है, कौन कौन से एडवोकेट पे नियम लागू होते हैं, वो जानने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ना होता है, उसमें लिखा होता है। परंतु यहाँ पर जो बात कही गई हो, एक आर्टिकल 145 के अंदर न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। एडवोकेट एक्ट 1961 पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। तो विधि व्यवसाय यानी कि ऐसे एडवोकेट जो वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए नियम बना सकेगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि क्या आवश्यकता होती है, न्यायालय के अंदर कोई भी व्यक्ति आ गया और आने के बाद जो है वो कहता है मैं एडवोकेट हूँ, और वह अपनी आर्गुमेंट करता है, तो आर्गुमेंट करने से पूर्व ये तो सुनिश्चित करना है ना कि वो एडवोकेट है या नहीं जो प्रेजेंट हो रहा। तो न्यायालय उसकी प्रेजेंट को सुनिश्चित करने के लिए जो भी चाहे नियम बना सकती है, उसके बैठने के लिए, उसकी विधि व्यवसाय के लिए जो भी नियम आवश्यक है वो बना सकती है। ये एडवोकेट्स के लिए है। दूसरा पॉइंट है अपील सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि अभी एक प्रक्रिया मैंने बताई थी, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, वो तो सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, वो डॉक्ट्रिन है। लेकिन सुनने का तरीका क्या होगा, अपील जो है कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे होगी, किस केस की कहाँ पे होगी, सिविल की कहाँ पे होगी, क्रिमिनल की कहाँ पे होगी, कितने राजस्व तक के मामले किस न्यायालय में देखे जाएंगे। जैसे कि 20 लाख तक का मामला इस न्यायालय में, इतने करोड़ का मामला उस न्यायालय में, उतने करोड़ का मामला उस न्यायालय में, जो है उस केस के अंदर क्या कैसे उसकी प्रक्रिया सुनी जाए, अपील सुनी जाए, इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और अन्य विषयों के बारे में भी जो आवश्यक समझे वो नियम बना लेगी, जिसके अंतर्गत वह समय भी है। समय डिसाइड कर सकती कै बजे न्यायालय खुलेगा, है ना, कब काम करेंगे, कब लंच होगा, कैसे क्या होगा, व्हाट विल कोर्ट डू एंड हाउ विल कोर्ट डू। तो कोर्ट क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, वो सारी चीजें, उसके सारे नियम कायदे जो है संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बनाई। आगे चलते हैं। खा के बाद आता है आपका गा। तीसरा पॉइंट है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्रवाई करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये एक सिंपल सा आर्टिकल का गा भाग दिख रहा है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 से आशय क्या है, गा के अंदर जो लिखा है भाग 3, तो भाग 3 से आशय क्या? भाग 3 से आशय है भारत के संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार भाग 3 में हैं। और स्टेट द्वारा इस बात की गारंटी दी गई है कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इन अधिकारों को तो राज्य हर हालत में प्रदान करेगा। ये गारंटीकृत अधिकार है जो भाग 3 में
फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिए गए, परंतु गारंटी कृत जो अधिकार हैं उनका कोई बलशाली व्यक्ति अतिक्रमण करता, तब वह कमजोर व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति, जिस व्यक्ति के भी जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, चाहे कमजोर हो चाहे ताकतवर हो, शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो उन अधिकारों को प्रदान करने का कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट निकालने का अधिकार, रिट निकालेगी। पांचों रिट में बता चुका हूं, उन रिटों को तो निकालेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, निकालना पड़ेगा, परंतु उन रिटों को इन इन जो है फंडामेंटल राइट्स को जब इनका वायलेशन होता है उनको लागू करना है, उसका प्रवर्तन करना है, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। न्यायालय को इस मामले में भी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। कानून से मतलब नियम है। लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ? तो जब हम लॉ की बात करते हैं व्हाट इज द लॉ, तो व्हाट इज द लॉ के लिए हमको आर्टिकल 13 में जाना पड़ता है, और आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है कि विधि से आशय कोई अधिनियम, मतलब एक्ट, नियम, परनियम, रूढ़ी और प्रथा भी उसमें शामिल है। ये सारे कानून है, ये सब कानून है। तो इन कानूनों को जब हम देखते हैं तो लागू करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो है कानून को लिख दिया, प्रवर्तन कैसे होगा? प्रवर्तन कराने का काम किसका है? नियम बनाने वाले का। बनाएगा नियम सुप्रीम कोर्ट, कैसे कैसे काम होगा। जैसे कि हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि किसी शादी ब्याह में मान लो कोई बारात आने वाली है, तो बारात के खाने के प्रबंध को करने के लिए हलवाई को हम सारा सामान दे देते हैं, सारा सामान दे देते हैं, ये सारा सामान आप रख लीजिए, परंतु खाना बनाने के लिए नियम तो वही बनाता है। गैस कहाँ रखनी है, ही विल डिसाइड। आटा कैसा सनेगा, कौन सी चीज कैसे होगी, सारी जो उसका एग्जीक्यूशन है वो करने के लिए वो खुद नियम बनाता है। कितने वेटर चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए, कौन कैसे काम करेगा, वो सारा काम जो है वह खुद करता है, अपने नियम बनाता है, अपने काम को पूरा करने के लिए अपने नियम बनाता है, और उस नियमों से काम करवा करके, मौखिक नियमों से काम करवा करके वह रिजल्ट देता है, और बारात आती है तो बढ़िया खाना टेबल पे लगा होता है। परंतु यहाँ पर खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जिसको न्याय करना है, जिसको न्याय प्रदान करने के लिए भारत की जनता के टैक्स से अरबों खरबों रुपया जो है प्रदान किया जाता है, नियुक्ति करी जाती है, इनको सैलरी दी जाती है, इनको भत्ते दिए जाते हैं, इनको बंगले दिए जाते हैं, इनको कार दी जाती है ताकि आप न्याय करो। परंतु इतना रुपया खर्च करने के बाद जो न्याय करना है
उसमें अगर बाधा आती है तो कैसे आएगी कि भाई रूल्स नहीं उसके पास। इसलिए अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उसे रूल्स बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है और फंडामेंटल राइट्स के मामले में भी प्रदान की गई है कि कैसे जो है लोगों के मूल अधिकारों का हनन रोका जाए, कैसे इसका एग्जीक्यूशन किया जाए, कैसे जो है कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। रूल बनाते समय भी ट्रांसपेरेंसी और इरेगुलरिटीज का ध्यान रखना है और युक्तता का विशेष ध्यान देना है। रीजनेबिलिटी उसमें होनी चाहिए कानून बनाते समय। तो ये सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर जो है आगे और चर्चा होगी। अभी हम लोग घा पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड गा के अधीन अपीलों को ग्रहण करने की शक्ति। यहाँ पे अपील ग्रहण करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, नहीं तो वो अपील ही नहीं ग्रहण कर पाएगी अनुच्छेद 134 की खंड 1 के अंतर्गत। फिर उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में ये नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। पुनर्विलोकन क्या होता है और जुडिशियल न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। यहाँ जो पुनर्विलोकन शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुनर्विलोकन से आशय है किसी देखी हुई चीज को पुनः देखना, अवलोकन करना, पुनः उसका अवलोकन करना, पुनर्अवलोकन करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है के लिए नियम बना सकती है, क्योंकि न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू भी करना है। कैसे करना है? वो जो विधायिका है, विधायिका कानून बनाती है और वहां पर एक से बढ़कर एक योग्य व्यक्ति होते हैं, उनकी योग्यता कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। परंतु जो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत बात कही गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो दिए गए जो राज्य जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो ये भारत का संविधान है, इस संविधान के अंदर भाग 3 में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं उनको छीन ले। ऐसी विधि नहीं बना सकते, ऐसा कानून जो है विधायिका नहीं बना सकती, मना कर दिया। और अगर धोखे से भी ऐसी विधि बन जाती है, बाई चांस कि भाई बाई मिस्टेक बन गई, उस दिशा में उनका दिमाग ही नहीं गया कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया या आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया या आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो गया या आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो गया, ये जो आर्टिकल है 23 का उल्लंघन हो गया, किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो गया और उन्हें पता नहीं चला तो नो एक्सक्यूज। वहां पर सीधा आर्टिकल 13(2) कहता है कि यदि ऐसी कोई विधि बन जाती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, जीरो होगी, ऐसी विधि जीरो होगी। अब संविधान में तो लिखा हुआ शब्द है, उसको लागू करने का काम तो व्यक्तियों का ही है ना, है ना। अगर मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, क्या कर लेगा आपका संविधान बताओ। एक पुस्तक में लिखे हुए आर्टिकल आपका क्या कर लेंगे अगर आप नहीं मानोगे, और निकल के तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करने का काम तो मनुष्यों का ही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और दूसरे जो अंग हैं, इन्हीं का काम है एग्जीक्यूट करने का, वो अपने आप नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। तो अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कोई विधि बन जाती है तो क्या होगा,
कौन डिसाइड करेगा? जैसे आरसी धीमान ने कहा कि ये जो एक्ट है ए, मान लो कोई एक्ट बना, उसमें मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, तो अब कौन डिसाइड करेगा? विधायिका डिसाइड करेगी कि उल्लंघन हो रहा है, या न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि उल्लंघन हो रहा है, कि कार्यपालिका डिसाइड करेगी कि उल्लंघन हो रहा है? हमने तो उंगली उठा दी कि उल्लंघन हो रहा है, तो फिर उसके लिए न्यायपालिका को शक्ति प्रदान की गई है। वह उस बनाए गए अधिनियम, उस धारा या नियम या पर नियम या रूढ़ी जो भी है, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, पुनर्विलोकन करेगा कि क्या वास्तव में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है या नहीं है। संवैधानिक का मतलब ये कि संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार उसकी भावना को दृष्टिगत रखते हुए कानून बना है, अन्यथा नहीं बना है। Who will check it? सुप्रीम कोर्ट चेक इट, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। वह उसका पुनर्अवलोकन करेगी, और अगर न्यायालय को यह महसूस होता है कि हाँ उल्लंघन तो कर रही है, राइट टू इक्वलिटी नहीं है, तो उसको वह असंवैधानिक घोषित कर देगी। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ नहीं 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 तो ठीक है, तो वह उसको संवैधानिक घोषित कर देगी। ये हो गया रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। संविधान के अंदर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चेक करने का काम जब ऑब्जेक्शन हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो ये है जुडिशियल रिव्यू शब्द इस्तेमाल हुआ। तो ये जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा? व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू? इट विल बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल मेक द लॉ। वो बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी। तो आगे चलते हैं, इसके आगे फिर आ रहा है नेक्स्ट लॉ, जिसे बोलते हैं उस न्यायालय में किन्हीं कार्रवाइयों के और उनके अनुषंगिक खर्चे के बारे में, क्योंकि खर्चे का लेखा जोखा तो बहुत जरूरी है ना। अगर वही गड़बड़ा गया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मीटिंगें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कुर्सी आती है, मेज आता है, लैपटॉप आता है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों के संबंध में भी न्यायालय कानून बनाएगा। कौन खर्च करेगा, कितना खर्च करेगा, किसके नाम पे खाता खुलेगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, तो खर्चों के संबंध में भी जो है न्यायालय कार्रवाइयों के लिए उनके आनुषंगिक खर्चे के बारे में तथा उसमें कार्रवाइयों के संबंध में प्रभावित किए जाने वाली फीसों के बारे में नियम बनाएगा। फीस क्या होगी? When you will present your case in front of the court, शुल्क देना होगा। निःशुल्क तो सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में संविधान पढ़ाया जाता है, बाकी दुनिया में तो हर जगह पैसा लगता है ना। न्यायालय में भी न्याय प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो वहाँ शुल्क देना होता है। पानी का भी शुल्क लगता है, गिलास पानी पीना हो तो भी शुल्क लगता है। 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है पानी पीने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को निःशुल्क कानून की शिक्षा दी जाती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खर्चे हैं, उन खर्चों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति है, दी गई है। और जो कार्रवाइयां हैं और जो फीस है उनके नियम बनाई गई। क्रिमिनल केस के मामले में क्या होता है कि जो है जमानत देनी होती है। अब जमानत के संबंध में आप लोग जानते ही हैं, सामान्य बात है। जमानत क्या होती है? व्हाट इज सिक्योरिटी पेश करनी पड़ती है, यानी कि मुलजिम जो होता है उसको हम बोलते हैं अभियुक्त। एक व्यक्ति के विरुद्ध जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में जो कॉपी होती है उसी कॉपी में एक
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम लिखा होता है, जैसे सूर्यकांत मिश्रा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो सूर्यकांत मिश्रा जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, और अन्वेषण करने के बाद वो अपनी चार्जशीट लगाते हैं और उस चार्जशीट के आधार पे न्यायालय में केस चलता है। परंतु ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये चलती है कम से कम 90 दिन, कम से कम 90 दिन। SC/ST के मामले में 60 दिन में जो है रिपोर्ट लगानी होती है, लेकिन कम से कम 90 दिन CRPC में। तो ये मतलब कोई व्यक्ति के विरुद्ध FIR हुई, पुलिस ने उसको पकड़ा और उस पर FIR पंजीकृत करके उसको जेल भेज दिया, जेल चला गया। तो 90 दिन तक वो जेल में रहेगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया, वो दोषी है या निर्दोष है, ये तय नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। सिर्फ अभी एक FIR हुई और उस व्यक्ति को उठा करके जो है जेल भेज दिया गया। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जेल भेजा जाता है, कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो है मुचलके पे छूटता है, जमानत पे छूट जाता है। तो जमानत का मतलब क्या है कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है वह व्यक्ति अपराध कर चुका है, तब तक वह अभियुक्त होता है, एक्यूज होता है। और एक्यूज को इस आधार पे छोड़ा जाता है कि ठीक है, जब आपको न्यायालय बुलाएगा तब आप न्यायालय आ जाना, और तुम भाग गए कहीं, भाग गए कहीं भाई, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए उसको आश्वासन के आधार पे कि जब न्यायालय आपको बुलाएगा तब आ जाना, तो वो आएगा कभी नहीं, भाग जाएगा। जैसे विजय माल्या भाग गया, भारत से भाग गया, है ना, एक केस है, भाग गया, मतलब वो अलग केस है, ये अलग केस है, लेकिन मुलजिम भाग जाएगा, अभियुक्त तो भाग जाएगा। इसलिए वो भाग गया तो उसको ढूंढ के कौन लाएगा, वो व्यक्ति को बोलते हैं जमानतगीर। और अगर जमानतगीर उसको ढूंढ के नहीं ला पाता है तो 50,000 या 1 लाख रुपए की जो उसने बॉन्ड भरी है, FD लगाई है, कार के कागज लगाए हैं, या जो भी लगाया है डॉक्यूमेंट्स, उसको न्यायालय अपने कब्जे में ले करके उतना रुपया अपने न्यायालय में जमा कर लेगा। जमानत का मतलब भी क्या है कि जो आपने जमानत ली है, अगर मुल्जिम भाग गया और आप उसको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो रुपया तो न्यायालय को, जमानत ली है। तो जमानत एक ऐसा मामला है कि छोटे केस हैं, बड़े केस हैं, इनीडियस क्राइम है, संगीन अपराध हैं, अलग अलग प्रकृति के अपराध हैं, अलग अलग प्रकृति के अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट, ADJ, DJ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो जमानत के लिए भी मन की बात तो नहीं होगी, जब मन में आए तब जैसे चाहे वैसे जमानत कर लो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है, बनाएगा। जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसकी संक्षिप्त अवधारणा के लिए उपबंध बनाने के नियम। कुछ लोग क्या होता है, पेंडिंग रखने के लिए अपील करते हैं। जैसे CRPC के सेक्शन 125 के अंतर्गत मान लीजिए कि न्यायालय ने किसी स्त्री को जो है भरण पोषण के लिए आदेश दिया कि भाई तुम्हारा पति तुम्हें 3,000 रुपए प्रति माह देगा, भरण पोषण देगा, 125 CRPC के अंतर्गत ऑर्डर हो गया। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट में जो प्रमुख न्यायालय है उसमें अपील कर दी, या हाई कोर्ट में चले गए। तो जब चले गए तो उसमें भाई न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की अपील आती जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो
इसका उद्देश्य जो है अपीलियंट का केस को पेंडिंग करना है। इसमें जो अपील के ग्राउंड बताए गए हैं, भाई अपील को करने के लिए उसके ग्राउंड तय करने पड़ते हैं कि जो है जो न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है, उसने निर्णय करते समय इन इन तथ्यों को ऑब्जर्व नहीं किया है, उस पर अपना ध्यान नहीं दिया है, जिसकी उन तथ्यों की उपेक्षा करी है, उन तथ्यों को वह अपील में बिंदुवार लिखता है और लिखने के बाद अपील दाखिल होती है। फिर अपील के वो बिंदु के आधार पर अपील एक्सेप्ट होती है या डिनाई होती है। परंतु यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्यायालय में जो है अपील जो है पेंडिंग करने के लिए, केस को विलंब करने के लिए दाखिल की जा रही है, ज्यादा मात्रा में आ रही है इस तरह की, तो उसको रोकने के लिए या उस पर जो है निस्तारण करने के लिए नियम बना शक्ति है। और अनुच्छेद 317 के खंड 1 में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। जांच और अन्वेषण दोनों में बड़ा अंतर है। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन वो करता है पुलिस, वो करती है सीआईडी, वो करती है सीबीआई। इन्वेस्टिगेशन यानी जो ये हैं एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं, परंतु जांच करने का काम न्यायाधीश करते हैं। तो न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जो जांच की जाती है, कहते नहीं कि भाई जो हाई कोर्ट की अध्यक्षता में एक जो है न्यायालय के भूतपूर्व किसी जो है न्यायाधीश के द्वारा इस मामले की जांच कराई जाए। लोग मांग करते हैं भाई न्यायालय के द्वारा जांच कराई जाए, हाई कोर्ट कोई जज के द्वारा इस केस की जांच कराई जाए। फिर उसमें जो है हाई कोर्ट किसी जज के द्वारा जो है जांच तय की जाती है। वह न्यायाधीश जो है आग करके अपने तरीके से जांच करते हैं। तो जांच करने में भी मन की बात नहीं चलेगी, वहां पर भी जांच करने की प्रक्रिया होगी और उसके नियम भी न्यायालय बना सकता है, बनाएगा सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसे आवश्यकता होगी। अब आते हैं, ये था अनुच्छेद 145(1) के अंदर सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई थी। अब अनुच्छेद 145(2) के अंतर्गत जो है न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में है। जैसे संवैधानिक बेंच है, जो है 2 लोग की, 5 लोग की, 8 लोग की, 9 लोग की, कितने न्यायाधीशों की कौन सी जो है बेंच होगी, कैसे न्यायाधीश के लिए संख्या होगी, तो इस संबंध में जो है अनुच्छेद 145(2) के खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की संख्या नियत कर सकेंगे। मतलब जैसे कि जो है इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें रिजर्वेशन का केस था। उस केस में जो है 50% का बैरियर लगा दिया था कि 50% से ज्यादा जो है न्यायाधीश वो रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। और अभी जो है वो बैरियर जो है ईडब्ल्यूएस के मामले में टूट गया है और अब 50 से ऊपर जो है रिजर्वेशन जो है चला गया है। तो अब ये दोनों बेंचों की देखना होगा। अगर 9 न्यायाधीश इंदिरा साइनी की जो बेंच थी उसमें कितने न्यायाधीश थे और ईडब्ल्यूएस की जो बेंच थी उसमें कितने न्यायाधीश थे, एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि इंदिरा साइनी के केस के अंदर जो निर्णय दिया गया है उसमें कितने न्यायाधीश थे और ईडब्ल्यूएस के केस में कितने न्यायाधीश होंगे, ये तो नियम बनाने की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को दी गई है। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय जो है नियम बना सकता है, नियत कर सकता है संख्या, और इस तरीके से जहां जहां उसे आवश्यकता होगी न्यायालयों की शक्ति के लिए उसको बंद कर सकेगा। इस तरीके से ये जो आर्टिकल 145 है वह एडमिनिस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा
अपने प्रशासनिक कार्य को करने के लिए, अपने कार्यों को निस्तारित करने के लिए भारत के संविधान के अंदर 145 में उसे शक्तियां प्रदान की गई है, ताकि आप पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके अधीन रहते हुए आप अपना काम करिए, अपने नियम बनाइए। अब अगर जो है मान लीजिए कि न्यायालय द्वारा कोई ऐसा नियम बना दिया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के अंतर्गत रहते हुए, अधीन रहते हुए कोई ऐसा नियम बना देती है जो वो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनता है, न्यून करता है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम अवैध होगा या वैध होगा? क्योंकि यहाँ पर समझने की चीज ये है कि अनुच्छेद 145 में उसे नियम बनाने की शक्ति दी गई है और जो है पार्लियामेंट के अधीन रहते हुए जो है शक्ति दी गई है, परंतु अगर वह ऐसे नियम बनाता है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीन लेती है या न्यून कर लेती है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये होगा कि हमको अनुच्छेद 12 की तरफ देखना पड़ेगा। जब हम अनुच्छेद 12 की तरफ देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो प्रदान किए गए हैं वो स्टेट के खिलाफ प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य से आश्रय केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभाएं और उनकी सरकारें, और जो है भारत देश के अंदर जो प्राधिकारीगण है या अन्य प्राधिकारीगण है वो राज्य की परिभाषा में आते हैं, परंतु आप देखो कि आर्टिकल 12 के अंदर न्यायपालिका को स्टेट की परिभाषा में लिया ही नहीं किया। जब स्टेट की परिभाषा में नहीं लिया गया तो फिर क्या होगा? वो तो भाई वो तो परिभाषा ही में नहीं आता। तब एडमिनिस्ट्रेशन समय क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंदर दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन कर सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उत्पन्न होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये डिसाइड किया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक कार्य करता है तब वह स्टेट की परिभाषा में नहीं आता, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तब वह राज्य की परिभाषा में आता है और उसके नियम को बदलने के लिए उसी की अदालत में केस लगेगा, क्योंकि वो भी स्टेट की परिभाषा में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर जब न्याय सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है तो स्टेट की परिभाषा में आ रहा है एंड वो भी वायलेट नहीं कर सकता। सुपरमेसी ऑफ द लॉ है, सर्वोच्च कौन है? संविधान। संविधान के अनुसार ही सब कुछ होना है। इसलिए संविधान की शिक्षा अगर आपके पास है तभी आप लागू करवा पाओगे। अगर आपके पास संविधान की शिक्षा नहीं है तो विधायक मिनिस्टर बनने के बाद जो है अपने लिए जीवन जीना है, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना परिवार लोग बनाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता संविधान में क्या लिखा। अब वो बहुत वकील तो मुंह खोलने का पैसा लेता है, वो बिना पैसा लिए तो बोलते ही नहीं। तो इसलिए ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसके द्वारा जो संवैधानिक शिक्षा दी जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है, जो मिलेगी नहीं जल्दी कहीं पे, कोई देगा नहीं। क्योंकि क्यों देगा? है आपको आपकी लॉकर की चाबी दे दी जाए तो आप सारा धन दौलत निकाल लोगे, जब तक चाबी हमारे पास है आप हमारे तो मैं बता रहा था कि जब तक लॉकर की चाबी
आपके पास नहीं है, आप उसके कंट्रोल में हो, जिस दिन लॉकर की चाबी मिल गई आप अपना धन दौलत लेके अपनी जिंदगी जियोगे। तो संविधान के अंदर वर्णित किए गए जो अधिकार हैं, जो कानून है, वो किसी हीरा मोती और सोना चांदी से कम नहीं है। उनको जानने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है और उन्हें अपने पास सजो करके रखने की जरूरत है। इसलिए जो है संविधान पर जो है हमें फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, आरबीएम इंडिया चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार करिए। और ठीक है, बढ़िया चल रहा है, इसी तरीके से प्रयास चलता रहेगा। एक तीली भी जो है आग लगाने के लिए काफी होती है, बस सामने वाले में पेट्रोल होना चाहिए। अगर व्यक्ति में पेट्रोल है तो वो सुलग जाएगा, और अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो चाहे जितना फूको सुलगेगा नहीं। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है कि आर्टिकल 145 में क्या क्या अधिकार है। तो जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको निःशुल्क उनको जानकारी मिल रही है। और मैं सभी साथी से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि प्रोफेसर साहब के पास इतना खजाना है कि वो देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वो खजाना ले नहीं रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार फिर प्रोफेसर साहब का धन्यवाद करता हूं कि वो अपना समय निकाल कर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत ही अच्छी जानकारी और संविधान के बारे में हमें अच्छी जो एजुकेट कर रहे हैं, अच्छा एजुकेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। तो पुनः एक बार आपका जय भीम, नमो बुद्धाय। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपका बहुत ही बड़े आभारी है। तो मैं आगे की कार्रवाई को चलाते हुए हमारे आज के जो अध्यक्ष जी हैं वो अगर जुड़े हुए हैं, हमारे एडवोकेट तो सिद्धार्थ गौतम जी, प्रदेश प्रभारी दिल्ली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो वो अपना अध्यक्षीय अनुमोदन करें। एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी। सर वो नहीं दिख रहे, नहीं जुड़े हैं, हॉस्पिटल में थे, हो सकते नहीं लौटे। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो फिर मैं आज की जो हम अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी से कि वो आज का अध्यक्षीय अनुमोदन करें। धर्म प्रकाश भारती जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। बहुत बारीकी से वो संविधान का ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। माननीय आज का जो संचालन किया इंजीनियर रमेश मल्होत्रा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का, और देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस संविधान के ज्ञान के लिए ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, हम लोग जोड़ने का उन्हें प्रयास करें, आप सब लोग प्रयास करें। ये अमूल्य ज्ञान है, इसको हासिल करना बहुत ही जरूरी है। ये मैं निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। सभी का धन्यवाद करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मुझे आगे की कार्रवाई के लिए क्या हम